गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका फिर से यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका टीचर एफ एम त्रिपाठी। क्लास 12 के बच्चों के लिए वीडियो मैं बना रहा हूं बच्चों। और पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर जनन रिप्रोडक्शन की स्टडी की थी। हमने देखा था कि जो रिप्रोडक्शन होता है बच्चों वह कितने टाइप्स के हो सकते हैं, रिप्रोडक्शन की वैरायटी क्या क्या है, लेकिन उनको डिटेल में हम पढ़ नहीं थे। आज डिटेल में स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स को। मैंने जैसा कहा था कि रेगुलर आपको वीडियो मिलती रहेगी, चाहे लॉकडाउन चले या लॉकडाउन समाप्त हो, लेकिन आपकी स्टडी नहीं रुकेगी। 365 दिन आपको वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, बशर्ते मेरी तबीयत खराब ना हो। क्लास 9th और 10th के कई बच्चे मुझे व्हाट्सएप और फेसबुक के थ्रू मैसेज किए कि अभी भी मुझे वीडियो नहीं मिला। तो मैं 9th-10th वाले बच्चों को बताऊं कि 1-2 दिन और आप थोड़ा वेट करिए, आपको भी साइंस के वीडियो अपलोड होने शुरू होंगे। क्योंकि मैं जब वीडियो अपलोड करना शुरू करूंगा तो फिर रुकूंगा नहीं। अभी मैं थोड़ा सेटअप कर रहा हूं, एक अच्छी क्वालिटी की मैं माइक भी ढूंढ रहा हूं ताकि सारे कुछ एक अच्छे सेटअप में आपको नजर आए। आइए, क्लास 12 के बच्चों के लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार एग्जाम जैसे कि फरवरी में कंडक्ट हुआ था और लॉकडाउन के कारण सीबीएसई बोर्ड की कुछ एग्जाम नहीं भी हुई, लेकिन मैं आपको बताऊं अगले साल यानी कि 2021 में अपने टाइम पर ही एग्जाम कंडक्ट होंगे। ऐसा नहीं कि आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। तो हर दिन कीमती है, हर समय आपका प्रीसियस है। आइए, जो यहाँ पे हम छोड़े थे पिछले लेक्चर में उसके आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि रिप्रोडक्शन के 3 मेजर टाइप हैं, एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव। आज उसमें फर्स्ट टाइप बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डिस्कस करेंगे कि दरअसल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती क्या है और किन में होती है। अभी जो आप पढ़ रहे हैं मैं अभी आपको क्लियर कर दूं, ये आप केवल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। रिप्रोडक्शन बहुत ही बड़ा टॉपिक है। आपके पास बुक्स होगी तो आप देखे होंगे, और बुक आपके पास नहीं तो भी आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करेंगे डाउनलोड, पिछले वीडियो में बताया था। वहां पर बच्चों आप जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बहुत ज्यादा बड़ा है चैप्टर। 4 लेसन में रिप्रोडक्शन को बांटा गया है। आप इस समय केवल अभी शुरुआती जानकारी जुटा रहे हैं, इंट्रोडक्शन आप पा रहे हैं कि रिप्रोडक्शन की इंट्रो क्या है, क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमिट्स क्या होते हैं, जाइगोट क्या होंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्यों होगा, लाइफ स्पॉन क्या है, क्यों रिप्रोडक्शन जरूरी है। इन सारे सवालों का अभी आपको आंसर मिलेगा। लेकिन वास्तव में रिप्रोडक्शन इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसको पढ़ने में हमें समय लगेगा ही लगेगा। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ऐसा आपको पता चल ही गया है, कल भी मैंने वीडियो में बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट भाग नहीं लेते हैं। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट, सिंगल पेरेंट, यूनिपेरेंटल प्रोसेस है। या तो नर या मादा, आइदर मेल और फीमेल पार्टिसिपेटिंग इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों भाग नहीं लेंगे, या तो केवल मेल या फीमेल। जब भी ऐसा कोई साइन बने, ऊपर की तरफ एरो हो, यह मेल को रिप्रेजेंट करता है बच्चों, और नीचे की तरफ साइन हो तो यह फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। आपको यह पता ही होगा। तो यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल दोनों की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ मेल एंड फीमेल, ओनली मेल और फीमेल कैन पार्टिसिपेट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। केवल दोनों में से एक ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। यह होता कहां है, पहली चीज तो आप ये जानिए। कई बार आपके एग्जाम में बहुत छोटी सी क्वेश्चन पूछता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन कहां पर होता है, इसके कुछ उदाहरण के नाम बताइए। और बहुत सारे बच्चे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तो समझते हैं क्या है, लेकिन उसके उदाहरण उनको लर्न नहीं रहते हैं, उनको एग्जाम्पल्स पता नहीं होते हैं और गलती कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वही होगा बच्चों जो ऑर्गेनिज्म काफी स्मॉल हो, जिसकी साइज छोटी हो, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ना हो,
कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जिनके अंदर हम लोग की तरह आर्गन ना हो, या तो सेल हो, सिंगल सेल, या हो सकता है सिंगल सेल से ज्यादा भी सेल हो, टिश्यू भी हो सकती है, लेकिन यह क्या होंगे, बहुत बड़े आकार में, शेप में नहीं होंगे। जैसे मैं एनिमल में बात करूं तो अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, ईस्ट, नाम फिर से सुनिए, एक एक लाइन यहां से बोला हुआ आपके क्वेश्चन के लिए, आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, ईस्ट, ये चारों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर से नाम बोल दो, अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, ईस्ट, ये चारों ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन इन चारों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड अलग अलग हैं। वहीं प्लांट में बात किया जाए तो जितने भी छोटे प्लांट हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अमीबा में क्या होगा, कैसे होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइए इसी को समझते हैं। अमीबा क्या होती है बच्चों, आपको पता ही होगा कि अमीबा का जो शेप होता है वो इर्रेगुलर है, यानी कि अनियमित आकार की है, कोई फिक्स शेप अमीबा का नहीं है। हम मान लेते हैं कि यही एक अमीबा है। अमीबा क्या करेगी, अमीबा के अंदर जब जनन होगा तो वह जनन टूट कर होता है। अमीबा रिप्रोड्यूस थ्रू डिवीजन, यानी डिवीजन के थ्रू रिप्रोड्यूस होगा बच्चों। एक सिंगल अमीबा है, दो अमीबा में टूट जाएगी। हम मान लेते हैं कि यह दो अमीबा यहां पर टूट गई, यह जो दो अमीबा में एक बड़ी अमीबा टूट गई तो इनके नंबर बढ़ गए बच्चों, अमीबा की संख्या हो गई 2, यानी एक से यह 2 हो रहे हैं, इसी को तो बोलते हैं रिप्रोडक्शन। इनकी जाति की, स्पीसीज की संख्या बढ़ना ही क्या है, रिप्रोडक्शन है। लेकिन यही आपको बता दूं कि जब किसी की संख्या बढ़ती है तो उसको ग्रोथ भी बोलते हैं, वृद्धि भी बोलते हैं, विकास भी बोलते हैं। तो अमीबा में ग्रोथ भी हो रही है और प्रजनन भी हो रहा है। अमीबा कैसा जीव है, एक कोष की जीव है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वह डिवीजन के थ्रू होता है। एक ही सेल टूट जाएगी, 2 सेल में 2 ऑर्गेनिज्म बन गए, यानी इनके अंदर रिप्रोडक्शन हो गया, लेकिन सेम टाइम इनके अंदर ग्रोथ भी हो रहा है। तो कहा गया है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन और सिनोनिमस, ध्यान देंगे मेरे वर्ड को, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है सिनोनिमस है। सिनोनिमस का मतलब साथ साथ चलते हैं, साइमल्टेनियसली चलते हैं। किसमें, हमारे में नहीं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम क्या हैं, मानव क्या है बच्चों, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। करोड़ों, मिलियन, बिलियन सेल हमारे बॉडी में पाई जाती है। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिमस हैं, एक ही साथ चलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यदि आपसे कहा जाए कि वृद्धि और जनन एक दूसरे के साथ साथ किस में दिखेंगे, तो आप बताओगे एक कोष की जीव में। ऐसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तो जितने भी एक कोष की जीव हैं, चाहे अमीबा हो, पैरामीशियम हो, युगलीना हो, ईस्ट हो, इन सभी में क्या होगा, क्या होगा बच्चों, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साथ साथ होगा। ये जो डिवीजन के भी तरीके हैं अलग अलग होते हैं। अमीबा क्या करता है, किसी भी पर्टिकुलर जगह से वह टूट जाता है 2 भागों में, यानी बराबर बराबर एक अमीबा है तो यह बराबर बराबर 2 भागों में, एक भाग को ए मान लो, दूसरे भाग को बी, तो बराबर भागों में टूट जाएगा। और जब बराबर भागों में टूटता है जिसको बोलते हैं बाइनरी फिजन, द्विविखंडन। यानी अमीबा में जो प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का वह एसेक्सुअल तो है ही, साथ ही साथ द्विविखंडन है, बाइनरी फिजन है। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही पैरामीशियम में भी होता है फिजन, लेकिन वहां बाइनरी नहीं होता है, वहां लॉन्गिट्यूडनल फिजन होता है, बीचों बीच में परपेंडिकुलर एक लंबी सी लाइन आप खींच दो, ऐसे पैरामीशियम टूट जाती है। ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट में बडिंग होते हैं बच्चों। ईस्ट क्या है बताइए, ईस्ट किस ग्रुप का मेंबर है, 11th में आप सभी लोग पढ़े होंगे।
ईस्ट क्या है बच्चों? ईस्ट फंजाई है। जिनको भूल गया है या नहीं जानकारी है वो जान सकते हैं। ईस्ट एक कवक का नाम है, फंजाई है। अब आप सोचोगे जो फंजाई होते हैं वह मल्टी सेलुलर होते हैं। बिल्कुल आप करेक्ट सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं। फंजाई के जितने भी मेंबर हैं वह मल्टी सेलुलर है। मल्टी मतलब मोर देन वन, यानी उनमें एक से ज्यादा सेल पाई जाती है। लेकिन ईस्ट एक्सेप्शन है बच्चों, अपवाद है। ईस्ट फंजाई होने के बावजूद एक ही सेल इसके अंदर होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है। अब आप तो समझ गए, ईस्ट एक कोशिकीय जीव है, भले ही यह किसका मेंबर है? फंजाई का। तो इसके अंदर भी जो रिप्रोडक्शन होगा वह अलैंगिक होगा, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ईस्ट में पाई जाती है। और ईस्ट के यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को बोलते हैं बडिंग। यानी ईस्ट में जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो बडिंग है। कलिकाएं बन जाती हैं एक किनारे पर और वहां से टूट कर नया ईस्ट का निर्माण हो जाता है। ईस्ट हमारे जीवन के लिए भी बहुत सारे उपयोगी पदार्थ बनाने में हेल्पफुल होता है, जैसे कि पनीर, दही, योगर्ट। इसके अलावा साउथ इंडिया में यदि आप जाएंगे तो इडली डोसा के भी फॉर्मेशन में ईस्ट का यूज करते हैं। ईस्ट का साइंटिफिक नेम क्या है? कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं। वैसे मैं आपको बता दूंगा अभी कुछ देर बाद, लेकिन अभी आप कमेंट कर सकते हो। आगे देखिए, इन सब में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो एक चीज तो आप मानोगे ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट, कोई एक ही दो नए जीवों का, दो नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं बच्चों, उनमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन प्लांट का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे है, उसको अभी समझा जाए। दरअसल वास्तव में होता यह है कि प्लांट जो छोटे होते हैं, यानी जिनकी लाइफ छोटी है, जीवन छोटा है और साइज भी छोटा है, वह रिप्रोडक्शन करते हैं एसेक्सुअल। लेकिन प्लांट के इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं, कायिक जनन बोलते हैं। आपको पढ़ाया गया था पिछले वीडियो में कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वह है जिसमें रूट, स्टेम, लीव से कोई नया प्लांट बन जाए। तो होता क्या है, ध्यान देंगे आप, जैसे कोई छोटा प्लांट है तो उसमें जो रिप्रोडक्शन होगा उस प्रोसेस को बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वास्तव में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सिमिलर है, उसी के समान है। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आर सिमिलर टू ईच अदर। अलैंगिक जनन और कायिक जनन दोनों एक समान ही हैं, केवल नाम इनका अलग है बच्चों। क्योंकि कायिक जनन में भी कहीं मेल फीमेल भाग नहीं लेते हैं, कहीं गैमेट्स का निर्माण नहीं होता है, कहीं किसी भी प्रकार के निषेचन अथवा फर्टिलाइजेशन नहीं होते हैं। फिर इनका नाम कायिक जनन इसलिए पड़ा क्योंकि इससे आपको पता चल जाए कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन कहा जा रहा है तो यह होता होगा किसी प्लांट में, ऐसा नहीं हो सकता कि एनिमल में। और जब मैं बोलूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो यह किसी एनिमल की बात हो रही है जो कि छोटा एनिमल है, यूनिसेलुलर। और जब बोला जाए कायिक जनन अथवा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो यह बात की जा रही है स्मॉल प्लांट्स में। यह डिफरेंस रखने के लिए इन दोनों टर्म को अलग अलग किया गया। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है भाई? जहां पे रूट, स्टेम, लीव से कोई नया प्लांट बन जाए। आप देखेंगे आलू के केस में बच्चों, यू मे सी इन द केस ऑफ पोटैटो कि आलू के ऊपर एक कलिकाएं निकल जाती है जिसको हम बोलते हैं आंख निकल जाना। इसको बोलते हैं बच्चों बड अथवा आई। वह क्या होता है, जब उसको हम सॉइल में जर्मिनेट कराते हैं तो प्रिपेयर हो जाता है प्लांट, आलू का पौधा तैयार हो जाता है। ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ऐसे ही आप देखे होंगे अदरक, जिंजर के केस में उसकी जो प्रकंद होती है बच्चों, इसको बोलते हैं राइजोम, वहां से काट कर बो देंगे, नया प्लांट तैयार। यानी यदि मैं कहूं कि आलू में जो कायिक प्रवर्धन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, उसमें कौन भाग लेता है? तो आप बताओगे आई। आई का मतलब आंख, कलिकाएं।
प्रकंद भाग लेता है अदरक में। इसका मतलब कि राइजोम पार्टिसिपेटिंग इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ जिंजर। ऐसा ही केस टर्मरिक में, हल्दी में भी बिल्कुल अदरक की तरह ही होती है, वहां भी प्रकंद या राइजोम ही भाग लेता है। यानी जहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे वही रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव भी है, लेकिन यह प्लांट की केस में है। यहीं पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यदि आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी तो उसमें लिखा भी है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पहले चैप्टर के मुझे लगता है दूसरे अथवा तीसरे पेज पे मिल जाएगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण, जिसको कायिक प्रवर्धन हम बोलते हैं बच्चों, बंगाल में एक प्लांट को लाया गया और उस प्लांट का नाम है वाटर हाइसिंथ। ध्यान देंगे नाम का, प्लांट का क्या नाम है? वाटर हाइसिंथ। इसको बंगाल का आतंक भी बोलते हैं बच्चों। यह ऐसे पानी में लगाया गया, ये विदेश से लाया गया, इसका ओरिजिनल स्थान बाहर की कोई कंट्री है, मुझे इस वक्त एग्जैक्ट कंट्री नाम नहीं याद आ रहा है कि वाटर हाइसिनेथ किस देश से लाया गया। यदि आपको पता हो तो आप कमेंट करके मुझे भी बता दो। यह जब प्लांट लाया गया वाटर हाइसिनेथ, तो इसको स्टैंडिंग वाटर में ग्रोथ कराई गई। और इसको लाया क्यों गया? क्योंकि इसकी पत्तियां और फूल काफी खूबसूरत थे, दिखने में बहुत ही आकर्षक और सुंदर लग रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद देखा गया कि यह जो प्लांट है वह पानी से ऑक्सीजन को बहुत ज्यादा खींचता है। वाटर हाइसिनेथ ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। पानी से जब खींचता है ऑक्सीजन तो पानी में होती है ऑक्सीजन की डिफिशियंसी, ऑक्सीजन की कमी, जिसके कारण जो भी वाटर में रहने वाले जीव हैं, मछलियां हैं या जो भी ऑर्गेनिज्म है, उनकी धीरे धीरे संख्या घटने लगती है और ऑक्सीजन के कारण वो मरने लगते हैं। इसीलिए इसका नाम कहा गया है, बंगाल में ज्यादा होता है, टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक। अब आपको मैं बताऊं कि इनकी संख्या बहुत तेजी से लगती है बढ़ने। एक पौधा ये लोग लगाते हैं और 1-1.5 महीने के अंदर पूरे तालाब में यह पौधा फैल जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि यह पौधा भी करता है कायिक प्रवर्धन। इसकी जो पत्तियां होती हैं वाटर हाइसिनेथ की, वही इनकी संख्या लगती है बढ़ाने और एक से अनेक हो जाते हैं, जिस कारण इनकी संख्या जब बढ़ जाती है तो बढ़ने के कारण एक जो ऑक्सीजन खींच रहा था, अनेक ऑक्सीजन लगते हैं पांड से खींचने और कमी हो जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है बच्चों कि बंगाल का आतंक किस प्लांट को कहते हैं? वाटर हाइसिनेथ। मैं यहां पे नाम लिख रहा हूं बच्चों, वाटर हाइसिनेथ। एनसीईआरटी की बुक में सारी इंफॉर्मेशन दिया है, कंपटीशन में भी आपसे पूछा सकता है। क्यों इसे बंगाल का आतंक कहते हैं? तो क्योंकि यह जल से ऑक्सीजन को खींचता है, परिणाम स्वरूप जिसके कारण जल में रहने वाले जो जीव हैं उनको ऑक्सीजन की कमी होती है और वो मरने लगते हैं। दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें होता है, पत्तियों के द्वारा वाटर हाइसिनेथ अपनी संख्या इंक्रीज करती है, बढ़ा लेती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं, जब हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आप तो ये समझ गए ना कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दोनों एक दूसरे के सिमिलर ही हैं, केवल नाम अलग है बच्चों। यहीं पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में मेरे हिसाब से 2021 में पूछी जा सकती है, एनसीईआरटी में भी दिया है और हर जगह आपको मिल जाएगा, कि जो कवक और शैवाल है, फंजाई एंड एल्गी, कवक और शैवाल, उनके अंदर रिप्रोडक्शन का कौन सा प्रोसेस होता है। हालांकि कई तरह की तरीका इनमें होता है, लेकिन कौन सा ऐसा तरीका है जो ज्यादा कॉमन है, विच इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई एंड एल्गी? कौन सा बहुत ही ज्यादा कॉमन तरीका है कवक और शैवाल में रिप्रोडक्शन का? कुछ बच्चे आंसर जान गए होंगे, बिल्कुल आप सही बता रहे हो, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यही इसका आंसर है। अलैंगिक जनन बहुत ही ज्यादा होता है कवक शैवाल में, क्योंकि कवक शैवाल एक कोशिकीय प्राणी है। ध्यान देंगे आप, एक कोशिकीय प्राणी है। इनमें कुछ कवक शैवाल ऐसे भी हैं जो बहुकोशिकीय भी हैं, यानी इनमें सभी एक कोशिकीय नहीं है, सभी बहुकोशिकीय नहीं है। हर स्पीसीज पर डिपेंड करेगा कि वो क्या है, लेकिन फिर भी ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या अपनाते हैं रिप्रोडक्शन का तरीका? कवक और शैवाल में अलैंगिक जनन। तो इनमें अलैंगिक जनन के लिए बच्चों पाया जाता है छोटे छोटे बीजाणु, और इन बीजाणुओं को बोलते हैं जू स्पोर। ध्यान दीजिए,
जू जू स्पोर, हिंदी में बोलते हैं बच्चों चल बीजाणु। यह जब नाम से आप देखिए लिखा है चल बीजाणु, यानी यह जू स्पोर मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब इसके अंदर मोशन पाई जाती है, गति पाई जाती है। और यह जू स्पोर बनेगा किसमें, कई बार पूछा हुआ है नीट जैसे एग्जाम में आपके कंपटीशन में कि जू स्पोर का फॉर्मेशन कहां होता है बच्चों। तो जू स्पोर बनते हैं कवक और शैवाल में, अर्थात फंजाई और एल्गी में। और यह जो चल बीजाणु होता है यह बनता है, और जब ये बन जाएगा तो इसके अंदर कैपेसिटी होती है नए कवक और शैवाल को प्रोड्यूस करने को। इसीलिए इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जू स्पोर का फॉर्मेशन होता है अलैंगिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। किसमें होता है, कवक और शैवाल में। क्या करता है यह, तो एक नए जीव को उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस करता है। और कब करेगा बच्चों, तो यह क्या करता है, जू स्पोर रहता है इसमें, और कवक शैवाल को जब लगेगा कि फेवरेबल कंडीशन है। फेवरेबल का मतलब कि जब उसको लगेगा कि वातावरण में नमी है, मॉइस्चर है, बहुत ज्यादा उसके पास फूड उपलब्ध है, तब यह रिप्रोडक्शन करता है। फेवरेबल का मतलब जब इसको अपना कंडीशन सबसे सूट करे, सबसे अच्छा लगे, तब यह चल बीजाणु या जू स्पोर नए तरह के कवक और शैवाल को प्रोड्यूस करेगा। तो यह क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है कि चल बीजाणु कब बनेंगे, अलैंगिक जनन में बनेंगे, ये आंसर हो जाएगा। किसमें बनेंगे, तो एल्गी और फंजाई में। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यही बताना चाहता हूं बच्चों इसी वीडियो में कि अलैंगिक जनन से जो जीव बनते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं, उनके अंदर वेरिएशन नहीं पाई जाती। मतलब विभिन्नताएं, जैसे हम लोग या किसी ऑर्गेनिज्म को देखिए तो उसके अंदर अपने मदर और फादर के कुछ कैरेक्टर तो होते हैं, लेकिन 100% नहीं होते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि अपनी फादर मदर की तरह 100% बच्चा दिखे, कोई कोई दिख सकते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन तो हर जगह होता है बच्चों, लेकिन मोस्टली ऐसा होता नहीं है। हाँ, 10, 20, 30, 50%, 60% ऐसा हो सकता है कि सिमिलरिटी हो, लेकिन 100% नहीं होगी। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 100% जो प्रोड्यूस होने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने पेरेंट की तरह दिखते हैं। जो प्रोड्यूस होते हैं ऑर्गेनिज्म उनको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों ऑफ स्प्रिंग। ठीक, तो ये जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स की तरह। जैसे मैं आपको बता दूं कि आप ले गए गुलाब का फूल, उसके तने को काटे, स्टेम को, और गुलाब है व्हाइट कलर का, और आपने तैयार किया, तो व्हाइट कलर के ही तो गुलाब होंगे, रेड या पिंक तो होगा नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से यदि अमीबा जिस तरह का है तो उसके नए अमीबा भी वही दिखेंगे, वही हल्दी, वही गन्ना, या फिर आलू, जिंजर, वो सब बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, क्योंकि यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक कैरेक्टर है कि 100% वह एक दूसरे के समान होते हैं, पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग, यानी इनके अंदर वेरिएशन नहीं पाई जाती है। और दो ऑर्गेनिज्म जब एक दूसरे के समान होते हैं बच्चों, दो ऑर्गेनिज्म जब एग्जैक्टली सिमिलर हो जाएंगे, किसके, किसी के भी हो सकते हैं। यहां पे मैं पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग की बात कर रहा हूं कि दो ऑर्गेनिज्म यदि पेरेंट ऑफस्प्रिंग में बिल्कुल समानता है तो इस सिमिलरिटी को बोलते हैं क्लोन। ध्यान देंगे आप, क्लोन बोलते हैं। क्लोन का मतलब कि दो ऑर्गेनिज्म के बीच मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल सिमिलरिटी है, यानी कि बाहर से भी और अंदर से भी ये दोनों के दोनों एक ही तरह दिखते हैं। इसको बोलते हैं क्लोनिंग। आप अक्सर सुनते होंगे कि लोग कहते हैं कि एटीएम की क्लोनिंग हो गई। एटीएम मतलब जैसा एटीएम आपका है वही क्लोन कोई कर दिया और आपके एटीएम को हैक कर दिया। आपके ताला की चाबी है, पहले के समय चोरी ऐसे होती थी, आज के बहुत साल पहले लोग किसी की चाबी चुरा लेते थे और उस चाबी को साबुन पर रखते थे और उस चाबी की पूरी डिजाइन को साबुन पर उकेर लिया जाता था, फिर उस साबुन के डिजाइन को देखकर एक डुप्लीकेट चाबी प्रिपेयर कर ली जाती है। तो जब दोनों चाबी बन जाएगी एक दूसरे के समान तो कहेंगे कि इस चाबी की क्या हो गई,
क्लोनिंग कर ली गई, दोनों चाबी की क्लोन तैयार हो गए। तो आप समझ रहे हो क्लोन का मतलब? क्लोन का मतलब कि दो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल एक समान दिखते हो। तो ये बच्चों एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को मैं बताया हूं। मैं थोड़ा सा सोच रहा हूं कि वीडियो आपको लंबा अपलोड करूं, जैसे कि 50 मिनट, 60 मिनट या 70 मिनट के भी, लेकिन इंटरनेट की स्पीड इस समय काफी स्लो है। आप जानते हैं कि लॉकडाउन के समय इंटरनेट पर काफी ज्यादा ट्रैफिक है, मैक्सिमम लोग अपने घर पर बैठकर इंटरनेट पर ही वक्त बिता रहे हैं, जिसके चलते मोबाइल कंपनियां भी कह रही हैं कि इंटरनेट की स्पीड, डाटा स्लो है। और जब डाटा स्लो रहे तो हमें वीडियो अपलोड करने में भी ज्यादा वक्त लगता है, इसलिए मैं वीडियो बहुत बड़ा नहीं बना रहा हूं। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, जो भी बता रहा हूं, आप इसको देख कहेंगे, फ्रेंड्स से शेयर करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बार बार वीडियो देखेंगे, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है बच्चों कि आपका भविष्य सुरक्षित हो, आप अच्छे से पढ़ो। ओके? और जो भी यदि आपको डाउट्स है आप वो भी कमेंट में करेंगे। तो फिर कल मिलूंगा मैं इसी चैप्टर का पार्ट 3 लेकर, और उसमें डिटेल में समझाऊंगा कि एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बाद जो सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वह दरअसल होता क्या है, किन में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने से बेनिफिट क्या है। कई बार पूछता है कि लैंगिक जनन के लाभ बताओ, डिस्क्राइब बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं, तभी तो आपके स्कोर अच्छा आएंगे और किसी भी कंपटीशन को आप क्रैक कर पाओगे। ओके? कीप स्माइल एंड बी गुड, हैव ए गुड डे। कल मिलते हैं बच्चों एक नए वीडियो में। गुड बाय।